Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में बेटा हम आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज एज वेल आर्मी मेडिकल कॉलेज एनकेट बी रीड द्रूद पाक विद मी वन टाइम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा. ओके, सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बायो का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. बेसिकली बायोलॉजी का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2 है. बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है ये घूमेगा इन दो टॉपिक्स के गिर्द, जिसमें हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे और बायो इनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे. सो अब फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज enzymes are mostly composed of proteins. enzymes mostly किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं. एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, एक्सप्लेनेशन में बेटा एमसीक्यूज है और तकरीबन वो सारे एमसीक्यूज जो पेपर में आते हैं. ओके, most enzymes are globular proteins act as a biological catalyst. सबसे पहले एंजाइम्स क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं. Their specific three-dimensional shape forms an active site where the substrate binds. एंजाइम्स की एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जो कि एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट भी आप समझ लें कि एक शेप के नेम को आप कह सकते हैं. हर एंजाइम्स का अपना एक एक्टिव साइट, ठीक है. तो हर एंजाइम्स का स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है जो कि 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड होता है. Although some RNA molecules called ribozymes can act as enzymes. So ये भी आपने याद रखना है कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं जिन्हें राइबोसोम्स नहीं, राइबोजाइम्स कहा जाता है, वो भी एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड. एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे क्या कहते हैं? उसे कोफैक्टर कहते हैं. मोस्टली तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है एंजाइम्स का, इसे हम कहते हैं कोफैक्टर. ठीक है. सो एंजाइम्स रिक्वायर ए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर एक्टिविटी. अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चंस के कोफैक्टर किस चीज के लिए काम आता है या एंजाइम्स में कोफैक्टर क्यों होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट क्यों होता है, एक्टिविटी के लिए, द कंपोनेंट इज कॉल्ड कोफैक्टर. इट मे बी एन इनऑर्गेनिक मेटल आयन सच एज मैग्नीशियम, जिंक, फेरस आयन, आर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एज कोएंजाइम्स. ये जो कोफैक्टर होता है ये इनऑर्गेनिक मेटल हो सकती है, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस आयन हो सकता है, या ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसे हम कोएंजाइम्स कहते हैं. जो प्रोटीन पार्ट है अकेला एंजाइम का, अब देखें एंजाइम के दो पार्ट्स हो गए ना, एक पार्ट हो गया प्रोटीन का, दूसरा हो गया नॉन प्रोटीन. ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट था इसको तो हमने इजीली कह दिया कि ये है कोफैक्टर. अब ये जो प्रोटीन पार्ट है इसको क्या कहते हैं? एपो एंजाइम. पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड. यही हम अभी पढ़ के आए हैं. जो प्रोटीन पार्ट है वो एपो एंजाइम कहलाता है और ये इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम, क्योंकि जो कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो तो एक्टिविटीज में हिस्सा ले लेता है. ये जो इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन होता है ये बेसिकली एंजाइम्स का, इसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम्स. ठीक है.
नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, द कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम इज नाउन एज। कंप्लीट फंक्शनल जो एंजाइम है इसे कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज द कंप्लीट एक्टिव एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन होती है जिसे एपो एंजाइम्स कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे कोफैक्टर या को एंजाइम कहते हैं। विदाउट द कोफैक्टर मैनी एंजाइम्स कैन नॉट परफॉर्म देयर कैटालिटिक फंक्शन प्रॉपरली। अगर कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो एंजाइम का तो जो कैटालिटिक एक्टिविटीज होती हैं एंजाइम्स वो परफॉर्म नहीं कर सकते। नॉन प्रोटीन पार्ट और पार्ट जो प्रोटीन पार्ट होता है इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं, इसे होलो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ी दफा पेपर में पूछा गया है। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिक्रीज करते हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक पहाड़ की तरह की होती है, तो एंजाइम्स क्या काम करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि रिएक्टेंट्स ज्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकें। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो एंजाइम्स जो है एक्ट करती हैं एज अ कैटलिस्ट, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बट ये केमिकली चेंज नहीं होती, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, अच्छा जी, द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम्स वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स, या आप इस तरह से कह लें कि एंजाइम है ना, लाइक इस तरह का फर्ज करो ये एक एंजाइम है, इसके अंदर सबस्ट्रेट फिट बैठता है, तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट है जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट बैठता है इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक हो गया, एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक शेप होती है, थ्री डायमेंशनल शेप होती है एंजाइम। ठीक है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब आगे लॉक एंड की मॉडल आएगा, इंड्यूस फिट मॉडल आएगा, उसको भी हम देख। द लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी। ये लॉक एंड की मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है। अब आप लोगों ने एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था और कब दिया था, ये आपने बताना हो। ठीक है जी, अच्छा लॉक एंड की मॉडल में क्या था, लॉक एंड की मॉडल कहता है कि हर एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है ना उसकी फिक्स शेप होती है, जो सबस्ट्रेट में जिसमें सबस्ट्रेट फिट हो जाए, ये कहता है लॉक एंड की मॉडल। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि सबस्ट्रेट के लिहाज से एंजाइम अपनी एक्टिव साइट खुद बनाता है। ठीक हो गया, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट खुद बनाता है सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। तो ये दोनों मॉडल का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये दोनों मॉडल्स किस साइंटिस्ट ने दिए थे और ये दोनों मॉडल्स कब आए। ये आपके असाइनमेंट है, आपने ये क्वेश्चन बताना होगा चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है, हाई टेम्परेचर डी नेचर्स एंजाइम्स बिकॉज इट। हाई टेम्परेचर जब एंजाइम्स को दिया जाता है तो डी नेचर हो जाते हैं एंजाइम्स, क्योंकि हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम्स मैक्सिमम वर्क करें। तो जब हम हाई टेम्परेचर दे देते हैं एंजाइम्स को तो वो डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज हो जाती है और सबस्ट्रेट के साथ वो फिट नहीं बैठती। दैट इज वाई एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं और वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज भी नहीं करते। बाकी एक्सप्लेनेशन आप। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स एक्टिविटी इज। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम्स मैक्सिमम वर्क, इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। मोस्ट ह्यूमन एंजाइम्स वर्क बेस्ट नियर, जो ह्यूमन के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादातर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे
वर्क करते हैं। अब यहां से एक और एमसीक्यूज निकलता है कि ये जो इंसान की ह्यूमन नॉर्मल बॉडी है ना, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, इसका टेम्परेचर भी बेसिकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ही है। और एंजाइम्स जो मोस्टली पाए जाते हैं ह्यूमंस में वो भी इसी टेम्परेचर पे ही मैक्सिममली सही से वर्क। ओके। पेप्सिन वर्क बेस्ट इन, पेप्सिन एक एंजाइम है बेटा। वो पूछ रहे हैं कि एंजाइम ये जो पेप्सिन है ये कब सही से वर्क करता है। ये वर्क करता है तब जब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। ये जो पेप्सिन एंजाइम्स है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। बेसिकली हमारे जो स्टमक होता है ना, इसमें एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन। कौन सा होता है? पेप्सिनोजेन। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है ये? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी एक एसिडिक मीडियम इस एंजाइम को मिलता है, तो ये बेसिकली चेंज हो जाता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। एंड दे देन उसके बाद ये खुराक की तोड़ फोड़ और डाइजेशन में अहम किरदार। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस फॉर्म में पहले होता है, तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। जब ये स्टमक में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब ये इसके कांटेक्ट में आता है देन ये पेप्सिन में चेंज होता है। एंड आफ्टर दैट ये अपना प्रोसेस शुरू करता है, जो डाइजेशन। आफ्टर दैट हमारे पास एक और एंजाइम है जिसे हम ट्राइप्सिन एंजाइम कहते हैं। अब ये जो ट्राइप्सिन एंजाइम है ये कब वर्क करता है बेटर? ये बेटा वर्क करता है जब अल्कलाइन मीडियम। अब देखो, ट्राइप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है पेंक्रियास से और ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें बायोकार्बोनेट आयंस होते हैं, इसलिए वहां पे ट्राइप्सिन एंजाइम बेटर वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, competitive inhibition occurs when inhibitor binds to active site। अब देखो, ये इनहिबिटेशन की एक किस्म है, समझो। competitive inhibitor में क्या होता है? inhibitor resembles the substrate and compete with it for the active site of the enzyme। if inhibitor binds, substrate cannot bind। अगर इनहिबिटर बाइंड नहीं होता तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। जब इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? इनहिबिटर बाइंड करता है विद एक्टिव, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें जो एक्टिव साइट होता है वो दूसरे किसी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाता है, इनहिबिटर के साथ बाइंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल ऑन विच एन एंजाइम्स एक्ट इज कॉल्ड। वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसे सबस्ट्रेट कहते, उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। मतलब फर्ज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक H2O+2O2 2H2+O2। फर्ज करो इसमें इस रिएक्शन को स्पीड अप, वैसे ही ये स्पीड अप होता है, इसको स्पीड अप करने के लिए हमको एंजाइम इधर देते हैं, तो एंजाइम्स एक्ट करेगा इन पे, इसे हम कहते हैं ये है सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट्स को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है जी। अब ये यहां पे एक और एमसीक्यूज है, अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च। अमाइलेज एक एंजाइम है जो किस चीज पे एक्ट करता है? स्टार्च पे एक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, द टेम्परेरी कंप्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एंजाइम्स एक्शन इज कॉल्ड एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब एक सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ तो टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट बाइंड कर जाती है विद द सबस्ट्रेट तो बेसिकली क्या होता है? एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको मैक्सिममली प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। और जब रिएक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, इंजाइम्स रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन फिजिकली इंजाइम चेंज हो चुका होता है। मतलब हो सकता है, फर्ज करो इंजाइम्स आपने सॉलिड फॉर्म में किसी रिएक्शन में दिया, तो जब प्रोडक्ट बनेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में होगा, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी साख्त चेंज नहीं हो। अच्छा बेटा, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं अबाउट एफएनएस। अगर आप एफएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी हमारा रैपिड कोर्स चल रहा है। 5500 बेटा इसकी फी है। विद इन 20 to 25 days आपकी प्रिपरेशन होती है। बायो एनर्जेटिक्स डील्स विद एनर्जी ट्रांसमिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, उनमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जो नीचे लिखी हुई है। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम्स। इसमें कौन कौन से प्रोसेस शामिल होते हैं? फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस किस में आते हैं? बायो एनर्जेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज इट। अब ये जो एटीपी है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है, और जहां पे हमें जरूरत होती है केमिकल रिएक्शंस में, वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी सेल का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है, और जहां पे जरूरत हो वहां पे ट्रांसफर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा। एटीपी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो एटीपी खर्च होते हैं, और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, तो एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये याद रखें, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। पहली चीज, ये साइटोप्लाज्म में होता है, एंड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में चेंज कर, एक बड़े ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, और ये होता कहां पे? ये साइटोप्लाज्म में। इसमें एटीपी और एनएडीएच की सूरत में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये पैदा होती है, और डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डायरेक्टली। इसे ऑक्सीजन की जरूरत इस प्रोसेस को नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। साइटोप्लाज्म में ये होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दो स्मॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। एटीपी और एनएडीएच की सूरत में हमें एनर्जी मिलती है, और इस काम के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्ट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। सही हो गया? इसको याद। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होती है, तो आप कह सकते हो प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी हो सकती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अच्छा जी, नेट गेन क्या है जी? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? वैसे तो हम 2 ATP है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन पढ़िए। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली 4 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2 ATP मॉलिक्यूल्स अर्ली स्टेप्स में यूज हो जाते हैं। तो जो नेट गेन है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं, तो आप कहोगे 4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेट गेन, तो नेट गेन होते हैं 2 ATP, क्योंकि 4 में से 2 ATP अर्ली स्टेज में वहीं पे खर्च हो जाते हैं। ठीक है। आज इसी तरह अगर पूछा जाए जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, उसमें दो एटीपी के साथ 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं और 2 पाइरोवेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, उसमें से 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जो कि 2 वहीं पे खर्च हो जाते हैं, और हमें एक नेट गेन होता है 2 ATP, 2 NADH प्लस 2 पाइरोवेट। ठीक हो गया। और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये होता कहाँ पे? ये साइटोप्लाज्म। किस फर्स्ट स्टेप किस का है? सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेब्स साइकिल अकर्स। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब इसकी भी पढ़ लेते हैं। ये यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इट कंप्लीट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA एंड इसमें प्रोड्यूस होती है NADH, FADH2, ATP या GT। These reduced coenzymes then carry electrons through the electron transport chain. Leave it, but प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। अब हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती कहां पे है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। प्रोसेस हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्रिस्टे बनाती है। सरफेस एरिया एटीपी प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करती है, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है। Electron from NADH and FADH pass through the chain and energy is used to pump protons. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्ट करती है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन। बाकी आप पढ़ लीजिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ। अब दो तरह की बेसिकली रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक होती है ना, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये काम। ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कब होती है? जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। ह्यूमंस में मसल सेल्स में कन्वर्ट पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं ह्यूमंस, तो पायरोवेट जो है ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो सकता है। इसी तरह यीस्ट में पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। AMC के पेपर में और नम्स के पेपर में ये क्वेश्चन मैंने रिपीट होते देखे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन ह्यूमन मसल्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट। हमेशा फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती ही वहां पे है जहां पे ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस। ठीक है। फोटोसेंसिस मेनली अकर इन। फोटोसेंसिस मेनली कहां पे होती है जी? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स एंड एल्जे। एल्जे में भी और प्लांट सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है।
क्लोरोफिल क्या करता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और इस लाइट एनर्जी को बेसिकली केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। लाइट रिएक्शंस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं और कैल्वन साइकिल जो है ये स्ट्रोमा में होता है। पेड ग्रुप में मैं ये चीजें पढ़ा था, अगर पेड स्टूडेंट्स को याद होंगी। आई थिंक सो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेन एनर्जी रिच प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आर एटीपी एंड एनएडीपीएच। इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अगर एएमसी का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा 2027 में। अगर अदरवाइज आप एएफएनएस का करना चाहते हैं, अभी हमारा स्टार्ट है कोर्स, मे कैन ज्वाइन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।